Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to study about statical mechanics. Statical mechanics जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है। Statical mechanics जो है BSc 6 सेम का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है और ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो चलो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो स्टैटिकल मैकेनिक्स में है वो पढ़ना है नीड ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स। नीड क्या हुई स्टैटिकल मैकेनिक्स की? तो स्टैटिकल मैकेनिक्स की जो इसके अंदर जो स्टैटिकल मैकेनिक्स है उसमें सबसे पहले क्या देखा गया कि जो स्टडी ऑफ मैटर है, जब स्टडी करते हैं मैटर की, स्टडी ऑफ मैटर जो है वो दो टाइप में जो है, ब्रॉड टाइप में फिनोमिना जो है वो होते हैं इसके अंदर। और उस पे उसके बेसिस पे दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जिसके अंदर अबाउट 10⁻23 मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें काउंटिंग करने भी बहुत मुश्किल होती है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक जो कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, उससे रिलेटेड जो है उसके अंदर स्टडी की जाती है, मतलब उसके अंदर आते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है वो स्टडी बल्क की प्रॉपर्टीज, इसके अंदर जो है हम बल्क की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। फिर आता है कि ये किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। ये जो है स्टेट वेरिएबल, इसके अंदर स्टेट वेरिएबल, अब हमें स्टेट वेरिएबल जो टर्म आई है वो उसका पता होना चाहिए। स्टेट वेरिएबल जो होते हैं वो पाथ पे डिपेंड होते हैं और वही स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड होते हैं। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं वो स्टेट वेरिएबल्स की टर्म्स में डिफाइन किए जाते हैं। स्टेट वेरिएबल में क्या आता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं इसमें हम स्टडी करते हैं। तो अब क्या है, अब आती है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात। माइक्रो सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। एक इंडिविजुअल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, लेकिन एक सिंगल एटम के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हमने फिफ्थ सेम में पढ़ के ही आए हैं अभी अभी। तो उसके अंदर क्या क्या पढ़े थे हमने, स्क्वेंडिजर वेव इक्वेशन पढ़ी थी। क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है वो किसके साथ डील करती है, वेव फंक्शन के साथ, पार्टिकल का मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी लेवल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के, उसके बारे में स्टडी करती है। अब हमने दोनों सिस्टम पढ़ लिए, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक मैक्रोस्कोपिक होता है। अब हमें हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि जो मैक्रोस्कोपिक हैं पार्टिकल्स वो किसके बने हैं, माइक्रो के ही बने हैं ना, माइक्रो से ही तो माइक्रोस्कोपिक बने हैं। तो जो माइक्रो की प्रॉपर्टीज हैं वही तो मैक्रो में आनी चाहिए। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पॉसिबल, मतलब ऐसा हमने ऑब्जर्व नहीं किया एक्सपेरिमेंटली। तो इसमें एक ब्रांच आई ना, देखो इन्होंने क्या बोला है, हमारी बुक ने क्या बोला है, नाइदर थर्मोडायनेमिक नोर क्वांटम। थर्मोडायनेमिक के अंदर हम क्या पढ़ते थे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और जो सिंपली हम जो पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है वो इसमें पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में। दोनों ही जो है वो बता नहीं पा रही थी कि जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं मैटर की वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे दोनों ही, कि हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज निकाल सकें। तो उसके लिए एक नई जो मैकेनिक्स, एक नई जो ब्रांच थी साइंस की वो डिस्कवर की गई, जिसको हम स्टैटिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। ये जो है एक तरह से इन दोनों के जो है ब्रिज है, थर्मोडायनेमिक और क्वांटम की। क्योंकि ना तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो बता पा रही थी, ना ही क्वांटम जो है मैकेनिक्स वो कैलकुलेट कर पा रही थी। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो नहीं निकाल पा रहे थे। तो उसके लिए एक न्यू जो ब्रांच थी साइंस की वो डिस्कवर की गई, दैट इज स्टैटिकल मैकेनिक्स जो है। जो स्टैटिकल मैकेनिक्स जो है जो स्टैटिकल मैकेनिक्स जो है वो एक डिसिप्लिन जो है हेल्प, मतलब एक डिसिप्लिन इज ए डिसिप्लिन है विच हेल्प करती है कैलकुलेट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बाय नोविंग द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, बाय नोविंग द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बाय एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड और लॉ ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे स्टैटिकल मैकेनिक्स के बारे में कि इसके कितने टाइप हैं। तो इसके मेनली दो टाइप है, एक तो क्लासिकल और एक क्वांटम। क्लासिकल के अंदर क्या होता है कि क्लासिकल जो है वो 19th सेंचुरी में बनी थी और किसके ऊपर बेस्ड थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन इसकी जो है लिमिटेशन थी इसकी, इसलिए क्वांटम स्टैटिक्स आई थी बाद में। इसकी लिमिटेशन, मेन लिमिटेशन ये थी कि जो हम रिजल्ट ऑब्टेन करते थे ना थ्रू दिस थ्योरी, वो जो है वो अलग आ रही थी एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटली। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया जब रिजल्ट और जो हम रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंटली अलग आ रहा है, जो एक्सपेरिमेंटली हम रिजल्ट आना चाहिए वो अलग आ रहा है, दोनों ही अलग आ रहे हैं। तो इन्होंने इसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया और फिर एक नई थ्योरी दी गई जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिक्स दो चीज़ों पे डिपेंड थी, एक तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स और एक फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स। तो इसके जो हमने तीन मेन टाइप्स की स्टैटिक्स पढ़ी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स हमें क्या बोलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो है मेनली जो एज्यूम करता है जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब अलग से हमें दिखाई देंगे। ठीक है। दूसरा जो है इसके अंदर एज्यूम किया गया कि एनी नंबर ऑफ पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई सेम एनर्जी लेवल, मतलब कितने ही पार्टिकल्स जो हैं वो सेम एनर्जी लेवल जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मतलब कितने भी। ठीक है। दूसरी बात, दो बात इन्होंने बोल दी। तीसरा जो पॉइंट इन्होंने बोला है कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को फॉलो करता है उनको बोलते हैं, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं मैक्सवेल और बोल्ट्जमैनोस। ठीक है। बस इस थ्योरी के बारे में, तो इस स्टैटिक्स में बस इतना ही था। फिर आती है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्या बोला गया, इसने जो है पार्टिकल्स को जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल माना गया, मतलब हम उसको डिस्क्रिमिनेट अलग से निकाल नहीं सकते। जैसे प्रोटॉन है उसको हम अलग से सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसके इन्होंने इनडिस्टिंग्विशेबल माना पार्टिकल्स को। ठीक है। इन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ पार्टिकल में ऑक्यूपाई एनी लेवल, एनी एनर्जी लेवल, मतलब हमें पता ही नहीं कि वो कौन से एनर्जी लेवल पे, कोई भी एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है कोई भी पार्टिकल। ये हमें पता है कि वो एक पार्टिकल है वो कोई भी एनर्जी लेवल गेन कर सकता है। ये नहीं कि वो हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की और वो सेम एनर्जी लेवल पे जाएंगे सभी पार्टिकल। सभी की एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए वो कोई भी जो है एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है, सेम ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि जो इंटीग्रल स्पिन जो है वो जो है, इंटीग्रल स्पिन जो है इसका मतलब जो हमने किसके अंदर पढ़ा था, एनएमआर के अंदर, एनएमआर के अंदर पढ़ा था आई वैल्यू। आई वैल्यू जो है इसके अंदर 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो ठीक है, इसमें ये यही बोला गया है कि इंटीग्रल का मतलब यहीं पे यही है कि इंटीग्रल स्पिन वैल्यू जो होती है वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ये होता है बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स के अंदर। ठीक है। ये क्वांटम स्टेट वाज अलाउड सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। सिमेट्रिकल वेव फंक्शन का मतलब क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे कि भाई जो हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन, जैसे दो पार्टिकल हमारे पास, एक एक जो वेव फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू वेव फंक्शन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, दोनों ही जो हैं वो सेम मिलेंगे, मतलब सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होंगे, कोई चेंज नहीं होगा, सेम मिलेंगे। इन्होंने ये बोला है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने ये बताया गया है कि जो वेव फंक्शन डज नॉट चेंज कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी टू पार्टिकल, जो वेव फंक्शन है वो दोनों का सेम मिलेगा, सेम साइन मिलेगा, मतलब सेम कोऑर्डिनेट में मिलेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। सिमेट्रिकल वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इन्होंने ये भी बोला है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो मिलेंगे वो इवन नंबर में मिलेंगे सिमेट्रिकल वेव फंक्शन जो है उसके अंदर। फिर आता है इसके अंदर फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स क्या बोलता है
कि भाई इसके अंदर भी जो पार्टिकल है वो इंडिस्टिंग्विशेबल होंगे। इसके अंदर आई की वैल्यू हाफ इंटीग्रल स्पिन जो होती है, हाफ इंटीग्रल स्पिन किसके अंदर होती है, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। देखो हमने पढ़ा था एनएमआर के अंदर, एनएमआर जब हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था, तो एनएमआर के अंदर हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर जैसे एक नाइट्रोजन है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका जो वो होता है मास नंबर जो होता है वो 14 होता है। तो इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो ओड है और जो मास नंबर है वो इवन है। मास नंबर जो है वो इवन है। सिंपल सी बात है, जब मास नंबर जब मास नंबर और इवन नंबर जब मास नंबर और इवन नंबर मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है दोनों ही जो हैं ओड होते हैं, तो हमारे पास जो इंटीग्रल वैल्यू आती है वो होल नंबर में आती है। ठीक है, जब हमारे पास मास नंबर या एटॉमिक नंबर दोनों में से एक ओड होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है आई की वो फ्रैक्शंस में आती है। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है कि जो फर्मी वाला केस है, सबसे पहले हमने जो फर्मी वाला केस पढ़ा, उससे पहले हमने जो बोस वाला पढ़ा था, उसमें बोला था इंटीग्रल स्पिन वैल्यू की जो नंबर की वैल्यू होती है वो होल में होगी, और इन्होंने बोला है कि हाफ इंटीग्रल मतलब इसमें फ्रैक्शंस में होगी। दूसरी बात इन्होंने एक अलग बोली है, जो हमने पहले स्टैटिक्स पढ़ी उससे ये बोली है कि इसमें वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होगा। अगर वेव फंक्शन वन का विद रिस्पेक्ट टू टू अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का जो होता है वो नेगेटिव मिलेगा, बस इसमें और इसमें यही फ़र्क है। उसके बाद अब हमें आगे पढ़ना है इसमें डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस बताया गया है। सबसे पहले एम्बी स्टैटिक्स जो है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एम्बी स्टैटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स को डिटरमाइन करती है, ये क्वांटम को करती है, और ये भी क्वांटम को करती है। मतलब क्वांटम जो है वो 2 स्टैटिक्स पे डिपेंड है, क्लासिकल सिर्फ एक पे थी। फिर उसके बाद बात की गई इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं इंडिस्टिंग्विशेबल वो होते हैं, उसके अंदर जो होते हैं डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इसके अंदर डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इसके अंदर इंडिस्टिंग्विशेबल, इसके अंदर भी इंडिस्टिंग्विशेबल। इसमें जो है अप्रोच पार्टिकल्स की प्लेस्ड इन एनर्जी लेवल, किसी भी एनर्जी मतलब सेम एनर्जी लेवल पे कितने भी एटम कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं। इसमें बोला है कि डिफरेंट एनर्जी लेवल पे प्लेस हो सकते हैं, मतलब कोई भी एनर्जी लेवल जो है पार्टिकल ले सकता है। इसमें भी एन की बात की गई, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पे है, ये बोस वगैरह पे है। इसमें स्पिन की बात की गई थी कि वजह स्पिन जो है वो जो है सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होंगे, जो साई वाली वैल्यू जो मैंने बताई थी, तो वो इसमें ये बात बताई गई है, इसमें ये बात बताई गई है कि वो एंटी सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था उसके बारे में ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम बात करेंगे सिस्टम की, असेंबली की और माइक्रोस्टेट की। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, बस और कुछ नहीं है। एटम हो सकते हैं पार्टिकल में, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। असेंबली की बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम कलेक्ट कर दो उसको असेंबली बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोस्टेट की, तो माइक्रोस्टेट के अंदर क्या आते हैं, भाई कितने उसमें कितने वो स्टेट में जो है प्रेजेंट हो सकता है सिस्टम, उसको बोलते हैं माइक्रोस्टेट, और कुछ नहीं है इसमें। बस इसके अंदर हमें बस यही पढ़ना था कि ये क्या क्या होते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अनअसेंबली। अनअसेंबली के बारे में हमें पढ़ना है अभी। अनअसेंबली के बारे में क्या, सबसे पहले ये बताया गया जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर क्या क्या आती है, एंथैल्पी आती है, एनर्जी आती है, एंट्रोपी आती है, प्रेशर आती है। तो इन्होंने सोचा कि एवरेज करें अगर हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का,
इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का सर्टेन टाइम के लिए, तो हमारे पास उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है उसका एवरेज आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत डिफ़िकल्टी भी आ रही थी इस प्रोसीजर को करने में। तो एक इन्होंने टर्म निकाली, दैट इज़ एन असेंबली। एक ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे जो सिस्टम हैं वो आइडेंटिकल सिस्टम्स, स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है कि आइडेंटिकल सिस्टम्स लेंगे हम, जिनकी कुछ एक जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेम कर देंगे। कुछ एक में जैसे मॉलिक्यूल सेम कर दिया, कुछ एक में एनर्जी सेम कर दी, किसी के अंदर कुछ सेम कर दिया। तो उस हिसाब से ये एक इन्होंने अनअसेंबली जो है वो एक टर्म निकाली है, जिसके अंदर लार्ज सिस्टम्स मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ निकालने का तरीका अपनाया गया है। तो सबसे पहला जो इसमें 3 टाइप की अनअसेंबली बताई गई। सबसे पहले जो थी वो थी माइक्रोकोनिकल। माइक्रोकोनिकल में क्या किया गया, इसमें जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, इन्होंने यू से रिप्रेजेंट किया, वैसे एनर्जी हम भी यू से कर सकते हैं। एनर्जी, एक मिनट, इन्होंने जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी और वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्होंने सेम लिए हैं, एनर्जी जो है वो सेम लिए, कांस्टेंट लिए मतलब, और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल जो है वो सेम लिए। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं अगर कांस्टेंट रखने हैं तो सबसे पहली बात जो उसकी वॉल्स होंगी वो रिजिड होनी चाहिए। इन्होंने देखो लिखा है रिजिड वॉल्स होंगी। एनर्जी कांस्टेंट करनी है तो क्या करते हैं, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर, मतलब कुछ भी एक्सचेंज और एनर्जी का कुछ नहीं होना, तो उसके लिए रिजिड वॉल्स लेते हैं। और एनर्जी अगर प्रिवेंट करनी है एक्सचेंज से, मतलब इन्होंने इंसुलेटेड जो है वो सिस्टम दिया है, तो उसके लिए इंसुलेटेड वॉल्स लेंगे ये, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने ये लिया है। फिर इसके बाद इन्होंने इसकी जो एवरेज निकालते हैं ना, तो वो एवरेज जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के इक्वल आती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम जो आता है हमारे पास वो आता है कोनेक कोनेन कोनोनिकल इन असेंबली। कोनोनिकल इन असेंबली के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या लिया, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो सेम लिए, वॉल्यूम सेम लिया, टेम्परेचर सेम लिया। टेम्परेचर पूरे सिस्टम का कांस्टेंट लिया है। तो ये याद रखना कि अगर पूरे जो जितने भी सिस्टम है सभी का टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों लिया, सबसे पहले दिमाग में ये आता है। उसमें तो एनर्जी हमें कांस्टेंट ले ली, सभी अलग अलग सिस्टम की सबकी कांस्टेंट ली थी हमने, लेकिन यहाँ पे जो है टेम्परेचर सबका कांस्टेंट नहीं लिया है। क्योंकि अगर हम एवरेज टेम्परेचर निकाले, टेम्परेचर का एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, टेम्परेचर का एवरेज निकालेंगे तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ अलग आएंगी, एवरेज टेम्परेचर के इक्वल कैसे ले सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके अंदर जो वॉल्स होंगी वो कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, बस कंडक्टिंग वॉल्स होंगे, रिजिड वॉल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट लेने हैं, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट लेनी है। फिर उसके बाद लास्ट इसमें जो थर्ड है वो है ग्रैंड कोनैनिकल असेंबली। इसके अंदर एक टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रखना है पूरे सिस्टम का, मतलब पूरी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का। मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है वो किससे बना होता है, माइक्रोस्कोपिक से, मतलब माइक्रोस्कोपिक की जो सारी है जो है वो सारी सेम होंगी, सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स की सभी की सेम होंगी। क्यों सेम होंगी इसके अंदर, क्योंकि ये एक ओपन सिस्टम, इसमें जो सिस्टम्स जो लिए गए हैं वो ओपन सिस्टम लिए गए हैं। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि जो एनर्जी जो होती है और जो मैटर का जो एक्सचेंज होता है, एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज होता है। अब इसमें तीनों में डिफरेंस बताया गया, कुछ नहीं, जो पहले बताया था वही है जो मैंने डिफाइन किया था। देखो सबसे पहले वाले में इन्होंने बताया है कि आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हो रहा है। सेकंड में क्लोज सिस्टम है क्योंकि इसमें जो है एनर्जी का तो एक्सचेंज हो रहा था,
लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। तीसरा जो है ओपन सिस्टम है, इसमें पार्टिकल का भी चेंज हो रहा है, एनर्जी का भी चेंज हो रहा है, तीनों चीज़ का हो रहा है। सेकंड में बोला गया है मतलब क्या क्या कांस्टेंट लिया गया, बस ये बताया गया कि एनर्जी कांस्टेंट ली। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक मेजरमेंट होती है अनसर्टेनिटी की, ठीक है। तो जैसे टॉस करते हैं हम, एक हेड आता है टेल आता है, इन्होंने एग्जांपल दिया है इसका कि एक हेड आता है और एक टेल आता है, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होती है, 1/2 होती है ना। तो वही है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वे फेवरेबल टू एन इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे, मतलब कितने आ सकते हैं और कितने पॉसिबल हैं, तो वही होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये तो सबको कॉमनली पता ही होता है। तो हम इसके मेन टॉपिक पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या होता है कि हम जो है गिवन माइक्रोस्टेट को जो है डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के अंदर, और इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है बस ये याद करना है और कुछ भी इसके अंदर हमें याद नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।